एथेनॉल बनाने के लिए उससे ज्यादा पोल्यूशन होता है, बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है। जब 360 डिग्री इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए तैयार नहीं था, आपने प्रीपोन क्यों किया? जल्दबाजी में एडवांस करके उसको आपने रोल आउट क्यों किया? अधिकतर पॉलिटिशियन जो है अक्रॉस पार्टी लाइन वो किसी ना किसी चीनी मिल से जुड़े हुए, या पार्टी लाइन, हर पार्टी में एक ना एक व्यक्ति है जिसकी चीनी मिल में इंटरेस्ट। तो नितिन गडकरी जी के दोनों बेटे निखिल और सारंग के एथेनॉल की डिस्टिलरी से भी जुड़े हुए हैं। एक गलत है और गलत है। और किसका फायदा हो रहा है अगर एथेनॉल बढ़ता है? एथेनॉल लॉबी का। आम आदमी का इस पे कोई लेना देना नहीं। आगे तहसीन पूनावाला क्या करेंगे? एक प्रोटेस्ट आपने कर लिया, सरकार ने तो सुनी नहीं। E20 तो मिल ही रहा है, विकल्प भी नहीं मिल रहे हम लोगों को। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। इथेनॉल बेस्ड पेट्रोल जो मिल रहा है उसको लेकर देश में बड़ा विवाद चल रहा है, और एक तरीके का कैंपेन तहसीन पूनावाला जो इस वक्त आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, वो एक कैंपेन भी छेड़े हुए सरकार के अगेंस्ट, प्रोटेस्ट भी किया उन्होंने कि भाई जबरन E20 हमारी गाड़ियों में क्यों डलवाया जा रहा है, जबकि हमारी गाड़ियां कंप्लायंट नहीं है, उस तरह की अनुकूल परिस्थिति में नहीं बनी है कि E20 पेट्रोल से वो चल सके। इंजन खराब हो रहे हैं, गाड़ियां रुक रही हैं, एक्सीडेंट्स की संभावनाएं बढ़ रही हैं। ये तमाम शिकायतें हैं। लेकिन इस बीच में खबर आई है तहसीन भाई, आपने भी शायद आज देखी हो कि सरकार E25 वाला जो अपना प्रोग्राम था उसको पोस्टपोन कर रही है। और शायद ये बहुत बड़ी वजह है कि E20 पे जो देश में माहौल बना है, और जो कि आप लोगों में से एक बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, आपकी भी एक भूमिका है, आपको लगता है कि सरकार आपके दबाव में आ गई? जी सुमित जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपके साथ दोबारा से शो में शिरकत करने का मुझे मौका मिल रहा है। इसलिए जो हमने जमीन पे प्रदर्शन किया जंतर मंतर पर, तब तक सरकार को ये लग रहा था ये सोशल मीडिया तक सीमित है। पर जब हम जंतर मंतर पे उतरे, जमीन पे उतरे, और जेन्युइन मिडिल क्लास लोग, गरीब लोग जिन्होंने लोन लेकर गाड़ी खरीदी, वो जंतर मंतर पे टर्न अप हुए, सरकार को लगा 10-15 लोग आएंगे। जो 2000 की भीड़ हुई, उसके बाद मुझे लगा कि एक बहुत बड़ा दबाव बन गया, और जो सरकार के ऊपर एक प्रेशर आने लगा सारे मीडिया के माध्यम से, तो सरकार ने इस पर ये एक फैसला मुझे लगता है लिया है, जो अभी तक सूत्रों के हवाले से हमें पता चला है। लेकिन जंतर मंतर पे ये हमारी एक मांग थी, डिमांड था कि फर्दर ब्लेंडेड पेट्रोल, एथेनॉल 25, एथेनॉल 30 आप रोल आउट ना कीजिए जब तक 360 डिग्री इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में तैयार ना हो। तो सरकार इस बात के लिए सोच रही है, इस पर सूत्रों के अनुसार राजी हुई है। मैं उनको शुक्रिया कहना चाहता हूँ। लेकिन तहसीन, सवाल तो E20 पे था ना, इथेनॉल बेस्ड E20 जो अचानक इंप्लीमेंट कर दिया गया। तमाम गाड़ियां जो नई हो पुरानी हो, सब में मजबूरन यही पेट्रोल डलवाना पड़ रहा है, जो पेट्रोल बेस्ड गाड़ियां हैं। आपको लगता नहीं कि वो डिमांड तो आपकी अभी भी अधूरी है? वो कहाँ जी मान? जी, ये पहला डिमांड, ये चौथा डिमांड था, इसको इन्होंने एक्सेप्ट किया है। लेकिन अगर इस डिमांड को वे एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो फिर सवाल आता है एथेनॉल 20 पे। जब 360 डिग्री इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए तैयार नहीं था, आपने प्रीपोन क्यों किया? जल्दबाजी में एडवांस करते उसको आपने रोल आउट क्यों किया? दूसरा, मैं सारे गाड़ी के मैन्युफैक्चररों से और सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब ये कहते हैं कि एथेनॉल 20 पेट्रोल, जिसको इन्होंने जल्दबाजी में रोल आउट किया, एथेनॉल 10 वाली गाड़ी में प्रयोग हो सकता है, जो 2023 की गाड़ी है। 80% गाड़ियां भारत में वर्तमान में 2023 के पहले। तो अगर सरकार और व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स का यह दावा है कि एथेनॉल 20 पेट्रोल एथेनॉल 10 वाली गाड़ी में जा सकता है, तो दो चीज, आपके इंस्ट्रक्शन मैनुअल में क्यों लिखते कि आप ये एथेनॉल 10 के आगे नहीं जा सकते? और दूसरा, अगर एथेनॉल 20 वाला पेट्रोल एथेनॉल 10 वाली गाड़ी में जा सकते हैं, तो एथेनॉल 20 वाली गाड़ी आपने रोल आउट ही क्यों किया? उसको क्यों निकाला? वही इसी गाड़ी को आप कंटिन्यू करते। तो इसका हमें जवाब नहीं दे रही है सरकार, और सरकार यहां पर इसका जवाब हम मांग कर रहेंगे। नहीं, पर तमाम जो गाड़ी की कंपनियां हैं वो खुलकर सामने आई और उन्होंने कहा कि E20 से कोई नुकसान नहीं हो रहा है। जो लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स वीडियो बना बना के डाल रहे हैं कि E20 पेट्रोल डलवाया, नई गाड़ी में डलवाया, 1 साल पुरानी गाड़ी है, वो चलनी बंद हो गई, वो उस पहाड़ों पर नहीं जा पाई, वो रास्ते में खड़ी हो गई, वो सब गलत बयानी कर रहे हैं। टोयोटा, महिंद्रा, किर्लोस्कर, इन सबके बयान हमने पढ़े हैं इन्हीं 2-3 दिनों में। आपको लगता है कि क्या ये गाड़ी कंपनियां गलत बोल रही हैं? बिल्कुल गलत बोल रही है, और अपने ही कस्टमर से झूठ बोलकर इतने सालों का रेपुटेशन को खराब कर रहे हैं। देखिए, मैं बड़ी विनम्रता से इन कंपनी से दो सवाल पूछना चाहता हूं। मान लेते हैं आपकी बात कि एथेनॉल 20 वाला पेट्रोल एथेनॉल 10 कंप्लायंट वाली गाड़ी में जा सकता है, मान लेते ऑन फेस वैल्यू। तो आपके इंस्ट्रक्शन मैनुअल में आप तभी लिख देते कि एथेनॉल 20 वाला डालिए। क्यों नहीं लिखा आपने? आप क्यों कहा आपके इंस्ट्रक्शन मैनुअल में नो फ्यूल मोर देन 10% ब्लेंडेड अल्कोहल फ्यूल विद पेट्रोल? ये उनके इंस्ट्रक्शन मैनुअल में लिखा। दूसरा, आपने एथेनॉल 20 कंप्लायंट गाड़ी क्यों निकाली? आप एथेनॉल 10 वाली गाड़ी कंटिन्यू करते। आपने उन मॉडल्स को डिसकंटिन्यू क्यों किया? अगर चल रही है तो, बिक रही है, आपने खर्च क्यों किया नई मॉडल बनाने के लिए? तो झूठ बोलना बंद कीजिए।
जो समस्या हो सकती है, अडल्ट्रेटेड फ्यूल की समस्या है, तो वो क्या सुमित भाई और तहसीन सॉल्व करेंगे? वही तो हरदीप पुरी जी का डिपार्टमेंट है, वो उसको सॉल्व करे ना, अडल्ट्रेटेड फ्यूल। पर वो तहसीन भी एक विषय है। 2023 के बाद की जो गाड़ियां 2025-26 की, ये जो मैन्युफैक्चर गाड़ियां अगर ये मार्केट में आज की तारीख में आ रही है और ये इनमें E20 पेट्रोल पड़ रहा है और इनमें दिक्कत नहीं आ रही है, तो क्या दिक्कत है? तो बाकी 80% गाड़ी 2023 के पहले, इसीलिए नीति आयोग की रिपोर्ट थी लिखित के अंदर कि सारी गाड़ियों को 2030 तक फेज आउट होने दीजिए। इसीलिए एथेनॉल 20 का जो प्रोग्राम था वो 2030 में लागू होना था। यही बात सीएम की रिपोर्ट पे पेज नंबर 62 पॉइंट नंबर 4 है कि अगर आप एथेनॉल 10 ब्लेंडेड गाड़ियों के अंदर आप एथेनॉल 20 वाला पेट्रोल डालोगे तो एवरेज कम होगा, संभावना है कि नॉकिंग हो, आपके जो इंजन के पार्ट है ये करोड़ हो गए और ये खराब हो सकते हैं। ये रिपोर्ट लिखित में, ये सारी रिपोर्ट हम निकाल रहे हैं, आप जैसे मीडिया के लोग निकाल रहे हैं। ये रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा? एआरएआई की रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा? जो भी सरकार कहती है, सरकार सूत्रों के हवाले से कहती है या कहती है हम पे भरोसा रखिए, हमने इस पर की रिसर्च की है। भाई रिसर्च की है तो रिसर्च को सार्वजनिक रखिए। और क्या एआरएआई एक रिसर्च है? बाकी सारी रिसर्च, सीएम की रिपोर्ट सार्वजनिक रखिए ताकि हम पढ़ सकते हैं। क्या ऑटोमोबाइल्स कंपनियों पर प्रेशर है सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, सत्ता की तरफ से? मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यही कंपनियां तो नई गाड़ियां बनाएंगी, चाहे वो हाइब्रिड हो, चाहे वो ईवी हो, चाहे वो इथेनॉल बेस्ड हो। क्या, और जब तक पुरानी गाड़ियां नहीं हटेंगी तब तक नई गाड़ियां सड़कों पर कैसे आएंगी? ये भी सच्चाई है। वरना अमूमन एक आदमी गाड़ी लेता था तो 20 साल, 25 साल, 30 साल चलाता था। अब क्या है, गाड़ियां आप खरीदिए, 5 साल, 7 साल, 10 साल में उसको आप कंडेम करिए, फिर नई गाड़ियां लीजिए। बहुत अच्छा आपने बात कही। देखिए कंपनीज कैसे चालाकी से शब्दों के साथ खेलते हैं। ये कहते हैं देयर इज एन एरर ऑफ मैकेनिज्म। ये जो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, हम इसको थोड़ा सा हम ज्यादा इसमें रख सकते हैं। अगर एथेनॉल 10 वाली गाड़ी में आप थोड़ा ज्यादा ब्लेंडेड पेट्रोल डाल सकते हैं, कितना है? 11%, 12%, 20%, 21%? अब स्पेसिफिकली बताइए। दूसरा, अगर ये एरर है इसका मतलब है कि ये 10 साल में खराब नहीं होगा, 8 साल में खराब होगा। तो आप बताइए, पर गाड़ी तो खराब होगी, कुछ तो दिक्कतें आएगी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो 2023 के पहले वाली गाड़ियां हैं जिनमें जेन्युइनली कोई प्रॉब्लम है, उसका समाधान निकालिए, उन लोगों की मदद कीजिए। सुमित जी, आप एक चीज पे गौर फरमाएंगे और अप्रिशिएट करेंगे कि गाड़ी दूसरी सबसे महंगी चीज एक भारतीय खरीदता है। और आज भी एक मोटरसाइकिल भी हो, एक टू व्हीलर भी हो, एक भारतीय अपने परिवार के लोगों से बातचीत करता है, दोस्तों से वार्तालाप करता है, 10 गाड़ियों को टेस्ट करता है, 4 रिव्यू पढ़ता है। हम गाड़ी ट्रस्ट पे खरीदते हैं। आप एक एवरेज देते हो, फिर कहते हो दूसरा एवरेज आएगा, फिर कहते हो हमने एक्सपेरिमेंट में एवरेज कम हो गया। भाई आप फिर हमसे सच बोलिए ना। एवरेज भी एक समस्या है हमारे लिए। आप कैसे अज्यूम करते हो कि एवरेज समस्या नहीं, एक आम भारतीय के लिए एवरेज कम हो गया तो उससे क्या फर्क पड़ता है? ये गलत चीज है। आप ट्रांसपेरेंटली सब चीज रखिए और आगे का जो स्ट्रेटेजी वो भी हमारे सामने रखिए। जो गाड़ी की कंपनी सरकार के साथ हां में हां कर रही है, वो अपने रेपुटेशन को खराब कर रही है। नो डाउट, गाड़ी खरीदना एक वाकई में परिवार में उत्सव का माहौल होता है, बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। बहुत से लोग लोन लेते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। ज्यादातर लोग जो टू व्हीलर्स पे चलते हैं वो भी लोन लेते हैं, परिवार से लोन, मार्केट से लोन, बैंक से लोन, फिर जाके वो 80,000, 90,000, लाख, 1.5 लाख रुपए की स्कूटर, बाइक, इस तरह की चीजें खरीद पाते हैं। आपकी बात बिल्कुल जेन्युइन है। लेकिन ये भी तो सच्चाई है कि भाई जो नॉर्मल पेट्रोल, अनएडल्ट्रेटेड पेट्रोल मिले, ये इसकी सुरक्षा कौन मुहैया कराएगा? जब मैं जाता हूं अपनी गाड़ी लेके, मैं अपना टैंक खोला, जो नोजल में पेट्रोल आया मैंने डलवा लिया, ना मैं चेक कर सकता हूं कि वो जेन्युइन है कि नहीं। वो 100% है, 80% के नाम पर वो 70% मिल रहा है, 40% मिल रहा है। उसमें ऐसा तो नहीं है कि इथेनॉल के अलावा कोई और चीज भी मिली हुई है जिससे इंजन खराब हो रहा है? ये गारंटी क्यों नहीं मिलती है जबकि पैसा मुझसे पूरा लिया जाता है? मैं 1 रुपए भी कम दूं तो वो 1 रुपए का पेट्रोल कम डालता है। बिल्कुल सही। नीति आयोग की जो रिपोर्ट थी ये कह रही थी कि अगर आप एथेनॉल 20 प्रोग्राम जब अगर आप एथेनॉल 20 प्रोग्राम आप लागू करोगे, जब भी आप लागू करोगे उसी के साथ आप एथेनॉल 20 पेट्रोल के ऊपर आप डिस्काउंट दीजिए। वो आप दे नहीं रहे हो, आप पैसा पूरा ले रहे हो। और इसकी क्या गारंटी? हो सकता है फ्यूल पेट्रोल पंप वाले अडल्ट्रेट कर रहे हो पेट्रोल, क्योंकि आपने पहले एथेनॉल 20 डाल दिया है तो वो अडल्ट्रेट करे। तो कंज्यूमर को आप चॉइस दीजिए और कंज्यूमर को आप गारंटी दीजिए, चॉइस दीजिए। सुमित भाई को अपनी गाड़ी में जो पेट्रोल डालना है उसको डालने का अधिकार होना चाहिए।
एथेनॉल 0 डालना है, एथेनॉल 10 डालना है, एथेनॉल 20 डालना है, उसकी गाड़ी उसका अधिकार, पब्लिक की गाड़ी पब्लिक का अधिकार, आप चॉइस दीजिए पब्लिक को। हम एथेनॉल 20 कार्यक्रम के खिलाफ नहीं है, हम कह रहे दस्तावेज रखिए और चॉइस दीजिए, ये दो चीज कह रहे हैं हम। बिल्कुल चॉइस होनी चाहिए। अगर मेरी जेब ये अफोर्ड करती है कि मैं ज्यादा महंगा पेट्रोल डला सकूं, तो मेरे पास वो आजादी होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप पे एक पर्टिकुलर टाइप का पेट्रोल जबरन लेने का दबाव बनाया जा रहा है, थोपा जा रहा है, जो शब्द आजकल इस्तेमाल किया जा रहा है। पर यह भी तो सच्चाई है ना कि भाई इथेनॉल बेस्ड पेट्रोल से पोल्यूशन कम होता है, एयर पोल्यूशन कम होगा। हमें दिल्ली के रहने वाले लोग, तहसीन भाई और आप में, हम लोग कितना तकलीफ महसूस करते हैं सर्दी के दिनों में पोस्ट दिवाली। आपको लगता नहीं कि उसमें कमी आएगी? अगर एथेनॉल इतना ही अच्छा फ्यूल है तो एथेनॉल की कंपनीज को, जो एथेनॉल डिस्टिलरीज मैन्युफैक्चर करते हैं, उसको सेंट्रल बोर्ड ऑफ पोल्यूशन सर्टिफिकेट रेड जोन में क्यों डालता है? सबसे पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज में, जैसे सीमेंट और स्टील है, उसमें क्यों डालता है वो? ये तो केंद्र सरकार का ही डिपार्टमेंट है। दूसरा चीज, यानी इथेनॉल एथेनॉल को बनाने के लिए, सॉरी बीच में बोल रहा हूं, यानी इथेनॉल बनाने के लिए जो पूरा प्रोसेस है उससे ज्यादा पोल्यूशन होता है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली एथेनॉल बनाने के लिए उससे ज्यादा पोल्यूशन होता है, बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है। क्या किसी ने स्टडी किया है कि एथेनॉल का जो एनर्जी बचता है और एथेनॉल बनाने में जो एनर्जी प्रयोग होता है, उसका किसी ने स्टडी किया है? वो स्टडी पब्लिक डोमेन में है। मैं फिर से कहता हूं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ पोल्यूशन सर्टिफिकेट एथेनॉल डिस्टिलरीज को उन इंडस्ट्रीज की श्रेणियों में डालता है जो सबसे ज्यादा पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज है। क्यों? ये तो केंद्र सरकार का सर्टिफिकेशन है, पहली बात। दूसरी बात, 1 लीटर एथेनॉल बनाने में 2600 लीटर पानी से लेकर 10,500 लीटर पानी का प्रयोग होता है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? तीसरी बात, अगर पोल्यूशन कम होगा, जो एथेनॉल से एवरेज कम होता है, जो डिस्टेंस आप 100% पेट्रोल में ज्यादा एवरेज में कवर करते, 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल जो ब्लेंडेड पेट्रोल है डाले, और अगर आपका एवरेज कम हो गया और ज्यादा 80% पेट्रोल ज्यादा कंज्यूम हुआ 100% से, तो उसका किसी ने स्टडी किया है कितना एवरेज कम होता है? ये कह रहे 6%, 7%। बट ये जो स्टडीज किए, इन्होंने कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में लैब के अंदर किया है। रियल वर्ल्ड में हमारे भारत के अंदर जो ट्रैफिक की हालत है, सड़कों की हालत है, बैरिकेड की हालत है, कल ही आपके टाइम्स नाउ आते आते दूसरे स्टूडियो से मुझे 1 घंटा लगा 15 मिनट के डिस्टेंस से, क्योंकि पुलिस उनका अधिकार है, उन्होंने बैरिकेडिंग कर दिया था, 1 वे कर दिया था। 1 घंटा लगा, वो पेट्रोल, वो एवरेज। तो यही चीज मैं कह रहा हूं, रियल वर्ल्ड और लैब में फर्क है। आप लैब की रिपोर्ट दिखा रहे हैं, जो लोग हमारे प्रदर्शन में आए वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को लेकर आए। ये तो सरकार भी मान रही है एवरेज कम हुआ, तो आप उस पर बातचीत कीजिए। एवरेज बहुत बड़ा चीज है, एक आदमी गाड़ी खरीदता है। बिल्कुल, वो माइलेज को देखता है बाकायदा कि 40 लीटर देगी, 50 लीटर देगी, कितने लीटर किलोमीटर चलेगी। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, खासकर टू व्हीलर और जो छोटी गाड़ियां जो लोग लेते हैं कि कितना माइलेज देने वाली है। लेकिन ये भी तो जरूरी है ना, हम सब जानते हैं, अब जिस तरह का अभी वॉर हुआ ईरान और अमेरिका के बीच, हमको समझ में आ गया कि तेल जो है वो बाहर से हम आयात करते हैं, हमारे पास क्रूड नहीं है। हमारा 80-85% तेल बाहर से आता है। अगर हम हिंदुस्तान में बना इथेनॉल मिलाकर अपने तेल के कंजम्पशन को ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहे हैं, तो ये हमारी विदेशी डॉलर खर्चे को भी तो बचा रहा है। नहीं, इस पर भी स्टडी नहीं हुआ है सुमित जी, बड़ी विनम्रता से। मैं मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मक्का, कॉर्न, कॉर्न का एक बाय प्रोडक्ट है डीडीजीएस। भारत का कॉर्न में सरप्लस प्रोडक्शन था। इस बाय प्रोडक्ट को, जो पशुओं का आहार है, लाइफ स्टॉक फीड है, इसको भारत एक्सपोर्ट करता था। जब भारत और यूएस का ट्रेड डील हुआ 6 फरवरी को, व्हाइट हाउस के प्रेस रिलीज ने कहा भारत इसको इंपोर्ट करेगा। 7 फरवरी को माननीय पीयूष गोयल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, टाइम्स नाउ भारत ने उसको कवर किया। उसके अंदर उन्होंने कहा हम इसलिए इसको इंपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि भारत में कॉर्न और कॉर्न फीड की कमी है। ठीक है, कौन कहां डाइवर्ट हुआ? 45% कौन आपने एथेनॉल में डाइवर्ट किया। एक आपकी फूड सिक्योरिटी, दूसरा जिस चीज को आप एक्सपोर्ट करते डॉलर कमा रहे थे, आप इंपोर्ट करते डॉलर खर्च करते कमा रहे, इसमें क्या आप बच गए। तीसरा, मान लीजिए हमारे सारे किसान भाई बहन मक्का, गन्ना और चावल के अंदर आ गए, तो वेजिटेबल्स का क्या होगा? वेजिटेबल ऑयल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसका कोई बिल देखे, इसका कंपैरिजन करे। इसीलिए मैं कह सकता हूं, हो सकता है मैं गलत हूं, सरकार सही है, हो सकता है सरकार गलत है, हम सही है। सारे दस्तावेज जब तक सार्वजनिक नहीं होंगे, जहां पर आप जैसे पत्रकार, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट, फाइनेंस के एक्सपर्ट और आम आदमी इसको पढ़कर एक नतीजे पर ना पहुंचे, तब तक इस पर कोई भी टिप्पणी करना